बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सजेस्ट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ये सजेस्ट करती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इम्प्लीमेंट हो रही होती है, अप्लाई हो रही होती है। Then why two chairs in your room do not attract each other due to this force? तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रूम में जो दो चेयर्स पड़ी हैं, उन चेयर्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करती? यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है कि यूनिवर्स में जितने भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो रूम के अंदर जो दो चेयर्स पड़ी होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही होती? तो इसका आंसर देखते हैं। बेसिकली सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं इसके आंसर में वो ये है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई हो रही होती है। पहली बात तो ये कि यूनिवर्स के अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई हो रहा है, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होने के लिए एक शर्त जरूरी ये है कि उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा लार्ज होना चाहिए। लाइक अगर हम अर्थ पे नजर दौड़ाएं तो हमारे पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि लार्ज एनफ हो। जिस तरह के अर्थ है, अर्थ अब इतनी ज्यादा है, उसका मैस इतना ज्यादा है, उसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वो उनको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसकी ग्रेविटी मौजूद है। अगर अर्थ के ऊपर भी कोई इतना हैवी ऑब्जेक्ट होता जिसका मैस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अर्थ के इक्वल या थोड़ा ऊपर नीचे होता तो वो भी उसको अट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन चूंकि ऐसा कोई मैस मौजूद नहीं है तो इस वजह से वो अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करता। और यही रीजन है इन दो चेयर्स की कि वो जो चेयर्स हैं उन दोनों का मैस बहुत कम है। मैस कम है तो इस वजह से उनके दरमियान लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो मौजूद है, लेकिन वो इंतहाई वीक है, इतनी वीक कि वो चेयर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हुई नजर नहीं आती। ठीक है, तो ये वो रीजन है, चेयर का जो मैस है वो स्मॉल है, इस वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, या उनके दरमियान जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Why G is called universal gravitational constant? G को हम universal gravitational constant क्यों कहते हैं? तो अगर हम G पे नजर दौड़ाएं तो जो universal gravitational constant G है वो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द पार्टिकल्स की नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। जिस तरह स्मॉल जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज इन पोजीशन के साथ साथ चेंज होती है, हाइट के साथ साथ, और इसी तरह टाइम चेंज होने से भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज नहीं होता। जब इस किसी भी फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि जी जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और उसकी वैल्यू हर जगह पे सेम रहती है, वो चेंज नहीं होगी। जाहिर सी बात है जब किसी फैक्टर पे वो डिपेंड ही नहीं कर रही तो वो हर जगह पे कांस्टेंट रहेगी, और उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, Why is it difficult to measure the value of G? G की वैल्यू मेजर करना डिफिकल्ट क्यों है? तो G की वैल्यू मेजर करना डिफिकल्ट किस वजह से है? हम तो फार्मूले की मदद से तो फाइंड कर लेते हैं, जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर के फार्मूले से बाकी सारे फैक्टर्स हमें गिवन हो तो G की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, लेकिन कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिसके जरिए से जी की वैल्यू मेजर की जा सके। इसको मेजर करना काफी डिफिकल्ट है। उसकी रीजन क्या है? जी को मेजर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ये काफी ज्यादा वीक फोर्स है बाकी फंडामेंटल फोर्सेस की निस्बत। बाकी फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी आ जाती हैं? जैसा कि हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर इसी तरह वीकर फोर्सेस होती हैं, तो इंटरेक्शन जो फोर्सेस होती हैं, ये उनमें सबसे जो वीक फोर्स है वो जी है। ठीक है, ग्रेविटी जो है वो फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे कम, सबसे वीकर फोर्स है। और दूसरी बात, अगर आप जी की नजर दौड़ाएं तो जिस फार्मूले में मैंने आपको अभी जिक्र किया F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, इसमें हम डिराइव करके जब मैस ऑफ अर्थ में पहुंचते थे G इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर पे, तो वहां पे जी स्मॉल जी जो है 9.8 है, मैस ऑफ अर्थ काफी ज्यादा लार्ज है, मैस ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ काफी ज्यादा लार्ज है,
तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा लार्ज वैल्यूज मौजूद हैं वहाँ पर एक स्मॉल वैल्यू को मेयर करना बहुत मुश्किल होता है। जी की वैल्यू देख लें आप, कितनी स्मॉल वैल्यू है कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, काफ़ी स्मॉल वैल्यू है। तो ये जो स्मॉल वैल्यू है यही फैक्टर है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ये सिर्फ जो लार्ज मैसेज है उन पे इंप्लीमेंट हो रही होती है, तो इसको मेजर करना काफी डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर विल योर वेट बी ग्रेटर, एट मरी हिल्स और एट कराची हिल्स? वेयर विल योर मास बी ग्रेटर? कहाँ पे वेट ग्रेटर होगा और कहाँ पे मास ग्रेटर होगा ये हमने देखना है। तो अगर हम वेट की बात करें तो वेट किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, W = mg। तो इसके मुताबिक मास तो कांस्टेंट रहता है, जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। अब अगर हम मरी और कराची का मुवाजना करें तो जो मरी है वो कराची की निस्बत ज्यादा हाइट पर मौजूद है। अर्थ से हम जितना दूर होते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो मरी पे जी की वैल्यू कम है, इस वजह से मरी पर वेट कम होगा, और कराची पे जी की वैल्यू ज्यादा है मरी की निस्बत, तो इस वजह से कराची में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा। दूसरी रही बात मैस की, तो मैस एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैस किसी भी जगह पे चेंज नहीं होता। चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट का मैस मून पर भी फाइंड करें तो वो वही रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता प्लेस चेंज करने से। इफ ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन हिज वेट ड्यूरिंग दिस ट्रिप? अगर एक आदमी ट्रेवल करता है नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ तो उसके वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आपको पता है कि जो वेट है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि जी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी की वैल्यू का बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इक्वेटर पे ज्यादा है या पोल पे ज्यादा है। तो वैल्यू ऑफ जी इज स्मॉलर एट इक्वेटर देन दी पोल्स। इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है पोल्स की निस्बत। तो जब इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है W = mg के फार्मूले से इक्वेटर पे वेट भी कम होगा और पोल्स पे वेट ज्यादा होगा। तो जब मैन ट्रेवल करेगा नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ तो नॉर्थ पोल पे उसका वेट ज्यादा था, और जब वो इक्वेटर की तरफ जाता है तो उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। लेकिन ये जो चेंज इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत स्मॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, Earth and an apple on a tree attract each other by the force of gravity. The apple falls on Earth, but why the Earth does not move towards apple? कि अर्थ और एप्पल जो है वो एक ट्री पे एप्पल ट्री पे मौजूद है और अर्थ उस एप्पल को अट्रैक्ट करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, लेकिन जो एप्पल है वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा अर्थ को अपनी तरफ। तो इसकी रीजन क्या है? तो इसकी रीजन ये है कि पहले भी आपको एक क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुका हूं जहां पे दो चेयर्स का बताया गया था कि रूम के अंदर दो चेयर्स हैं और वो एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है कि अर्थ और एप्पल का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जो एप्पल है उसका मैस बहुत कम है, जबकि अर्थ का मैस एप्पल के निस्बत में बहुत ज्यादा है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती है। तो यहाँ पर जो एप्पल है उसका मैस कम था, इस वजह से वो अर्थ की तरफ मूव कर जाता है, जबकि अर्थ का मैस ज्यादा है तो इस वजह से वो मूव नहीं कर पाती। हाँ, अगर एप्पल का मैस ज्यादा होता अर्थ की निस्बत तो जो अर्थ थी वो एप्पल की तरफ मूव कर जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, The mass of moon is 100 times less than the mass of the earth and the radius of the moon is 4 times less than the radius of the earth. Show that the value of G is 6 times less than value of G on earth. कि mass of the moon है वो 100 times less है mass of the earth से, और जो radius of moon है वो 4 times less है radius of the earth से। तो हमने ये शो करना है कि G की जो वैल्यू है G on moon 6 times लेस देन है G ऑन अर्थ के। तो इसका डाटा हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है मैस ऑफ मून इज 100 टाइम्स लेस देन मैस ऑफ अर्थ, यानी कि ME/100 के इक्वल है, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 4 टाइम्स लेस है रेडियस ऑफ मून 4 टाइम लेस है रेडियस ऑफ अर्थ से। तो RM रेडियस ऑफ द मून इक्वल आ जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय 4 के। ये दो चीजें हमें गिवन है। Show that the value of G is 6 times less than the value of G on earth.
प्रूव ये करना है कि जी एम इक्वल है जी ई बाय 6 के। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास अर्थ के लिए जो जी का फार्मूला है, मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करते वक्त एक जगह पे ये टर्म हमारे पास आती है जी ई इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। तो ये अर्थ के लिए है। जब हम इसको मून के लिए लिखते हैं तो जी एम इक्वल टू जी एम एम ओवर आर एम स्क्वायर आ जाता है। अब एम एम और आर एम की वैल्यू ये जो थी डाटा में गिवन है, ये यहाँ पर पुट करेंगे। तो जी एम इक्वल आ जाता है जी इंटू एम एम की जगह पर एम ई ओवर 100 आ गया, डिवाइडेड बाय आर एम की जगह पर आर ई बाय 4 आ गया, इसका स्क्वायर। तो ये डिवीजन में स्क्वायर ओपन करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई और नीचे हमारे पास आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 आ जाता है। तो जी एम इक्वल आ जाता है जी एम ई ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर आर ई स्क्वायर, यानी कि जी एम इक्वल टू 16 ओवर 100 इंटू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर के। ठीक है, ये 16 को इधर जो हमारे पास नंबर्स में वैल्यूज थी ना वो इधर लिख दी, तो बाकी हमने यहाँ पर टर्म लिख दी। अब ये जो टर्म थी जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, ये हमारे पास किस चीज की इक्वल है, जी ई के। तो इसकी जगह पर जी ई आ जाएगा और ये डिवाइड करते हैं तो ये 1 ओवर सिंप्लीफाई करके 1 ओवर 6.2 आ जाता है। 6.2 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये जी एम इक्वल टू जी ई बाय 6 आता है। जी ई जो मल्टीप्लाई होगा ना तो जी ई ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय राउंड ऑफ होके ये 6.26 रह जाएगा। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ mass and radius of earth becomes double then what will be effect on the value of g on the surface of the earth। अगर mass और radius अर्थ का डबल कर दिया जाए तो इफेक्ट क्या पड़ेगा वैल्यू ऑफ g पे। तो हम ये जानते हैं कि जी ई इक्वल होता है जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर के। कंडीशन क्या दी गई है कि मास को डबल कर दिया जाए, रेडियस ऑफ द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स डबल, और रेडियस को भी डबल कर देना है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, आर ई इक्वल टू 2 आर ई आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखना है। और जब मास डबल हो जाए, रेडियस डबल हो जाए तो जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो जी प्राइम, यही फार्मूला जस्ट यूज किया, इसके अंदर जो वैल्यूज चेंज होनी है उनके साथ प्राइम आ गया। जी ई प्राइम इक्वल टू जी एम ई प्राइम ओवर आर ई प्राइम का स्क्वायर। तो जी ई प्राइम इक्वल आ जाता है जी इंटू एम ई इक्वल है 2 एम ई के और आर ई इक्वल है 2 आर ई के, तो इसका स्क्वायर आ गया जी ई प्राइम इक्वल टू 2 जी एम ई ओवर 4 आर ई स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर ओपन होगा तो ये सिंप्लीफाई होकर 1/2 इंटू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर आ जाते हैं। जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर हमारे पास था जी ई के इक्वल, तो यहाँ पर जी ई लिख दिया। तो जी ई प्राइम इक्वल आ जाता है 1/2 जी ई, यानी कि इफ mass and radius of the earth becomes double then the value of g reduces to half। जब mass और radius डबल कर दिया था तो g की वैल्यू क्या कर गई, रिड्यूस कर गई उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डू नॉट हैव इंजन्स लाइक कार्स देन हाउ कैन दे कीप ऑन मूविंग अराउंड द अर्थ। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं डू नॉट हैव इंजन्स लाइक कार्स, उनका इंजन नहीं होता कार्स की तरह, तो वो कैसे मूव कर जाती हैं अराउंड द अर्थ। अब उसकी रीजन क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती हैं उनका इंजन नहीं होता कार की तरह, लेकिन वो मूव करती रहती हैं अराउंड द अर्थ। तो आप ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उसको जो फोर्स सर्कल में मूव करवाती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है। तो जब सैटेलाइट रोटेट करती है अर्थ के अक्रॉस तो इसका मतलब ये है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करती है। और दूसरी बात यह कि स्पेस में एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होती, जब एयर नहीं है तो एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगी, तो इस वजह से उसको वर्क डन भी नहीं करना पड़ता एयर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी होती है, जो स्पीड होती है, वो भी लॉस नहीं होती। Question number 10. The orbital speed of a satellite orbiting very close to Earth at negligible height is v0. What will be the orbital speed of another satellite revolving at height equal to the radius of the Earth in term of orbital speed of close orbiting satellite? कि ऑर्बिटल स्पीड है एक सैटेलाइट की जो ऑर्बिट में मूव कर रही है, वेरी क्लोज टू अर्थ वो ऑर्बिट है, तो वहां पर नेग्लिजिबल हाइट, जहां पर v0 उसकी ऑर्बिटल स्पीड गिवन है, अगर वो v0 है तो एक हाइट पे
सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। तो हम इसमें लिखते हैं कि हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल स्पीड जो है किसी भी सैटेलाइट की, वो हम जानते हैं कि वी नॉट इक्वल होती है √gm/r के। यह फार्मूला है ऑर्बिटल स्पीड का। अब ऑर्बिटल स्पीड किसी भी हाइट पे किसकी इक्वल होती है, वी नॉट प्राइम इक्वल टू √gm/r प्लस h के। कंडीशन ये दी गई थी कि व्हाट विल बी द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अनदर सैटेलाइट रिवॉल्विंग एट हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि h r की इक्वल हो। तो h r की इक्वल हो तो इसका मतलब ये है कि वी नॉट प्राइम इक्वल आ जाता है √gm/r प्लस h के। ठीक है, h की जगह पर r पुट कर दिया कंडीशन के मुताबिक। तो ये वी नॉट प्राइम इक्वल आ जाता है, यहाँ पे 1/2r आ जाता है। ठीक है, 1/2r। तो 1/2r का मतलब ये है कि 1/√2 बाहर आ जाएगा, √gm/r रह जाता है। तो ये वी नॉट प्राइम इक्वल आ जाता है 0.707 वी नॉट के। इसको 1/√2 किया ना तो 0.707 वी नॉट के इक्वल आ जाता है, क्योंकि √gm/r वी नॉट था। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।